मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कोई आम कहानी नहीं। ये कहानी है एक सुल्तान के काम वासना की, एक पिता के लालच की, एक लड़की की विवशता की, एक राजकुमार की प्रेम की ताकत की। कहानी की शुरुआत में हम एक डरी सहमी लड़की को देखते हैं जो सुल्तान के बेड चैम्बर में बैठी हुई थी। उसके पास सुल्तान आते हैं। वो एक काफी बूढ़ा आदमी था और दोनों का जो एज गैप था काफी ज्यादा था। वो साहे के पास आके कहता है, वाह तुम कितनी हसीन हो। वो साये के ओंठों को पकड़ के कहता है, तुम जैसी नायाब चीज को मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। साये बस डरी सहमी सी थी। वो अपने मन में कहती है, जब से मैं इस हरम में आई हूं मुझे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा, लेकिन पर ऐसा क्यों हुआ। क्या गलती की थी मैंने। तब हम 11 साल पहले की कहानी देखते हैं, जब साये एक छोटी बच्ची थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे अपनी भेड़ें बहुत पसंद थी। वो अपनी भेड़ों के साथ खेल ही रही थी कि उसके पास उसके पिता आते हैं और वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे जल्दी से अपने घर ले जाते हैं। तब पता चलता है कि उसके छोटे से गांव में सुल्तान आए होते हैं। साई के पिता उसे जबरदस्ती अपने घर लाते हैं और सुल्तान के सामने उसे घुटनों पे बैठ के उन्हें ग्रीट करने को कहते हैं। तभी साई के पिता सुल्तान को खुश करने के लिए अपनी छोटी सी बेटी सुल्तान को भेंट में दे देता है। साय एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि मेरे फादर एक वीक माइंडेड और डरपोक किस्म के इंसान हैं, बट मुझे नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को, अपनी खुद की बेटी को भी ऐसे बेच देंगे। तभी सुल्तान कहता है, ये तो काफी छोटी दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके पीरियड्स भी आए होंगे। जो भी हो मेरे हरेम में फेंक दो इसे। ऐसे ही छोटी सी साय को सुल्तान के हरम में भेज दिया जाता है। ये चीज छोटी सी साय के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। साय यहाँ कंप्लीटली कैद हो गई थी, बट साय ने ये निश्चय किया था कि वो कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी, किसी का अटेंशन में नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता था हरम में रहने का क्या मतलब होता है। जब सब चले जाते थे तभी वो जल्दी से जाके सबका जूठा एक थैले में इकट्ठा करके अलग से एक वीराने रूम में जाके खाती थी। ऐसे ही करते करते साय को सब के सब भूल गए थे कि इस हरम में कोई एक हेल्पलेस बच्ची भी रहती थी। साय इतने सालों तक सरवाइव इसलिए कर पाई थी सबकी नजरों से दूर, क्योंकि इस हरम में हजारों लोग रहते थे। साय सबसे चुपके छुपा के रहती थी ताकि वो किसी का अटेंशन ग्रैब ना कर ले। छोटी सी साय हमेशा सोचती रहती थी कि उसके पेरेंट्स उसको यहाँ भेजने में काफ़ी पछता रहे होंगे।
उनको इसका पछतावा होगा कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे ही भेज दिया। छोटी सी साय हमेशा सोचती रहती है कि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे पेरेंट्स ज़रूर आएंगे मुझे लेने, एक दिन ज़रूर आएंगे। वो ऐसे ही सोच सोच के रोने लग जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी पता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसे ही 11 साल बीत जाते हैं। हम आधी रात को साय को देखते हैं जहां वो नहाने जाने वाली थी। वो इतनी जल्दी इसलिए नहाना चाहती थी ताकि वो किसी का अटेंशन ना ग्रैब कर ले, उस पर कोई ध्यान ना दे, उसको कोई देख ना ले। लेकिन पर वो जैसे ही जाने वाली थी और वो कुछ लोगों से टकराती है, वो लालटेन देखते ही अपना चेहरा छुपाने लग जाती है। सिपाही कहता है, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुल्तान के सामने सिर उठाने की? घुटनों पे आओ। तभी साय घुटनों पे आके सुल्तान को ग्रीट करती है और ठरकी सुल्तान उसको देखते ही पूछता है, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? अपना सिर उठाओ। और वो ठरकी सुल्तान साय का फेस देखते ही उस पे मोहित हो जाता है और कहता है, ओहो, क्या तुम जैसी खूबसूरत भला की लड़की हमारे हरेम में थी? तभी उसके बगल का सिपाही उसको साय की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, बट साय उसकी टेंशन के मारे पूरे पसीने छूट रहे होते हैं। वो एकदम डर जाती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तभी सुल्तान और सिपाही दोनों चले जाते हैं और साय वहीं रह जाती है। साय के पूरा हाथ पैर कपकपा रहे होते हैं और वो एकदम रिलीफ के साथ बोलती है, मैं सरवाइव कर गई। बट उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। 3 दिन बाद सुल्तान उसे अपने बेड चेम्बर में बुलाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। साय एकदम डरी सहमी थी और ये ठरकी सुल्तान उस छोटी सी लड़की पे, जो उसकी बेटी की उम्र की थी, चढ़ा जा रहा था। वो साय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। साय उसको काफी रेजिस्ट करती है। वो उससे हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पर वो ठरकी आदमी उस पे चढ़ा जा रहा था। फाइनली साय एकदम लड़ाई करते करते थक जाती है। वो सारी उम्मीद खो बैठती है। साय जब 7 साल की थी तब उसे इस हरम के जहन्नुम में फेंका गया था। बचपन से साय का यही एक सपना था कि वो आज़ाद हो, बट ऐसा लग नहीं रहा कि वो कभी आज़ाद हो पाएगी। साय एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुकी है। साय का बस यही सपना है कि वो एटलीस्ट एक बार इस हरम से बाहर हरी हरी घासों पे चलना चाहती है, ताज़ी हवा को महसूस करना चाहती है। ये सब साय सोच रही होती है कि सुल्तान के कमरे में एक सिपाही आता है और कहता है, सुल्तान सुल्तान आप यहाँ से जल्दी से भागिए, 9th प्रिंस ने क्रांति कर दी है, आपको यहाँ से जल्दी से भागना होगा। सुल्तान और साय शॉक्ड हो जाते हैं। सुल्तान साय को छोड़ के अकेले ऐसे अपने साथियों के साथ चला जाता है और साय को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो
नाइन्थ प्रिंस को याद करती है और मन में कहती है, नाइन्थ प्रिंस को मैंने कई बार देखा है दूर से। नाइन्थ प्रिंस हमेशा लाइब्रेरी विजिट करते थे बुक्स रीड करने के लिए और मैं उन्हें पीछे से देखा करती थी। साय मन में कहती है, मैं भी शायद ये मेरा लास्ट चांस होगा जिंदा रहते हुए बाहर कदम रखने का। वो अपने कपड़े पहनती है और बाहर जाने लग जाती है और मन में कहती है, अगर नए सुल्तान क्राउन्ड होते हैं तो जो भी हरम की लड़कियां हैं उनके साथ क्या होगा। उसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि उन पे दया दिखाई जाएगी और उनको छोड़ दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। और दूसरा, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साय भागते हुए बाहर के छोटे से एंट्रेंस डोर पे जाती है जहां आज कोई गार्ड नहीं खड़ा था। साय बस आगे बढ़ती जाती है और दरवाज़ा खोलती है आज़ाद होने के लिए। बट वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे लहूलुहान खून से लथपथ सिपाहियों से सामना होता है। उनको देख के लग रहा था कि ये क्रांति के सिपाही हैं। जैसे ही साय बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है, वो सभी उस पे तलवार तान देते हैं। एक सिपाही बोलता है कि तुम वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम सुल्तान के हरम से आ रही हो? क्या तुम सुल्तान की वुमन हो? साय बस एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उन्हें देखते जा रही थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने कदम देखती है और कहती है अपने मन में, अगर मैं बस एक और स्टेप लूँगी, एक और कदम लूँगी, मैं बस बाहर होंगी। बस एक और कदम। साय आगे बढ़ती जाती है और वो उनकी तलवारों को गले लगाने लग जाती है। वो सिपाही बोलते हैं कि वहीं रुक जाओ। वो उसे हार्म नहीं करना चाहते थे, बट साय आगे बढ़ती जाती है। वो फाइनली उन घासों पे कदम रख देती है। वो सिपाही कहते जाते हैं कि रुक जाओ, रुक जाओ। साय अपने मन में कहती है, जितने भी गेट कीपर्स हैं सब मर चुके हैं। मुझे भी पता है कि मैं भी उनकी तरह जल्द हो जाऊंगी। मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। बट मेरी मृत्यु होने से पहले मैं बस एक बार बाहर घास पे चलना चाहती हूँ। मैं आज़ाद हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मैं इस आसमां को बाहर से देखना चाहती हूँ, आज़ाद होके। जब साय ये सब करती है, साय काफ़ी खुश होती है और कहती है, फाइनली मैंने कर दिया, ये फाइनली ओवर हुआ। अब साय अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार थी। इन्हीं सब चक्करों में साय का जो रोब होता है वो भी नीचे गिर जाता है। तभी पीछे से कोई आता है गुस्से से और कहता है, ये क्या है ये सब? और वो जल्दी से अपना कपड़ा उठाता है और उसको उड़ा देता है। और ये कोई और नहीं, नाइन्थ प्रिंस था। नाइन्थ प्रिंस अपने कपड़े से साय को पूरा कवर करते हैं। साय बस शॉक्ड में थी, ये क्या हो रहा है? साय शॉक्ड होकर अपने मन में कहती है, नाइन्थ प्रिंस मेरे पास क्या कर रहे हैं?